गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल्स मैनेजर फंक्शंस पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। रिकैप करते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था। लेट्स सी। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था दैट व्हाट डज मीन सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ द जनरल मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स, सेल्स फंक्शंस एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। यानी विक्रय प्रबंध सामान्य प्रबंध का वह भाग है जो विक्रय दल, विक्रय कार्य और विक्रय गतिविधियों के प्रबंध से संबंध रखता है। इसके साथ हमने यह भी डिस्कस किया था दैट व्हाट डज मीन सेल्स मैनेजर। दैट सेल्स मैनेजर इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल फंक्शंस कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स, सेल्स फंक्शंस एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। यानी विक्रय प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो विक्रय दल, विक्रय कार्य और विक्रय गतिविधियों के प्रबंध से संबंधित सभी कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विक्रय प्रबंधक वह महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो विक्रय प्रबंध के क्षेत्र में आने वाले सारे कार्यों को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेनली यह है सेल्स स्टाफ के मैनेजमेंट से संबंध रखता है। इसी के साथ साथ सेल्स फंक्शंस एंड सेलिंग एक्टिविटी के मैनेजमेंट का भी दायित्व इसी व्यक्ति का होता है। इसके बाद में हमने यह पढ़ा था कि सेल्स मैनेजर के फंक्शंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। लेट्स सी। सेल्स मैनेजर के जो फंक्शंस हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक जनरल मैनेजरियल फंक्शन, दूसरा फंक्शंस रिलेटेड टू सेल्स फोर्स मैनेजमेंट एंड द थर्ड वन वाज अदर मिसलेनियस फंक्शन। इन तीनों फंक्शंस के आधार पर विक्रय प्रबंधक अपने उत्तरदायित्वों का निष्पादन करता है। यानी उसके कार्यों को इन 3 भागों में बांटा गया है। पहला कार्य है सामान्य प्रबंधकीय कार्य, जिसको कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। यह वह कार्य होते हैं जो एक विक्रय प्रबंधक को डिटर्मिनेशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ के कारण करने होते हैं। तो विक्रय प्रबंधक जिन भी कार्यों को फर्दर इम्प्लीमेंट करेगा या परफॉर्म करेगा, उससे पहले जो उसे कुछ डिटर्मिनेटिव वर्क करने होते हैं, उन कार्यों को हम जो है प्रबंध के क्षेत्र में इंक्लूड करते हैं, या कहेंगे कि यह प्रबंधक के एक जो है मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में एक विक्रय प्रबंधक को इन कार्यों को करना होता है। उसे सेल्स प्लानिंग करनी होती है, यानी विक्रय योजना बनानी होती है। उसे विक्रय उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है, यानी सेल्स ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने होते हैं। सेल्स पॉलिसीज़ एंड सेल्स टर्म्स डिसाइड करनी होती है। सेल्स बजट डिटरमाइन करना होता है। सेल्स फोरकास्टिंग करनी होती है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाना होता है। इसी के साथ साथ उसको मोटिवेशन का काम भी करना होता है और विक्रय नियंत्रण या सेल्स कंट्रोल की एक्टिविटी भी करनी होती है। ये सारे कार्य हम अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और अब आज की क्लास में हम आगे के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिनका टाइटल है फंक्शंस रिलेटेड टू सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। इनमें सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो आता है रिक्रूटमेंट, कि एक विक्रय प्रबंधक को रिक्रूटमेंट से संबंधित काम करने होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती, और भर्ती वह एक कार्य होता है जिसमें कि संभावित कर्मचारियों को आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, या ये कहेंगे कि भर्ती वह पॉजिटिव प्रोसेस होता है जिसके थ्रू व्यक्तियों को रिक्त पदों की सूचना दी जाती है और उन्हें आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सिमिलरली जो विक्रय प्रबंधक होता है वह अपनी फॉर्म में वैकेंसीज़ के लिए जो संभावित व्यक्ति हैं उनको सूचना देता है और उनको अप्लाई करने के लिए एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है। तो जो भर्ती का काम होता है बेसिकली उसमें यह कुछ काम किए जाते हैं, 3 काम किए जाते हैं। एक काम किया जाता है जॉब एनालिसिस, और दूसरा काम किया जाता है असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ, और तीसरा काम किया जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी सबसे पहले यह डिसाइड किया जाता है कि काम क्या है, काम की टर्म एंड कंडीशंस क्या है, काम की वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, काम की फिजिकल कंडीशंस क्या होंगी। तो काम की विशेषताओं को बताया जाता है, साथ ही साथ काम को करने वाले व्यक्ति में क्या क्वालिटीज़ या क्वालिफ़िकेशंस एक्सपेक्टेड है, इसकी बात की जाती है। तो यह जो काम होता है ये जॉब एनालिसिस के अंडर होता है, या इस कार्य को हम कार्य विश्लेषण के नाम से जानते हैं। जो दूसरा स्टेप होता है वो असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है। इसमें यह असेस किया जाता है कि फॉर्म में या कंपनी में एग्जिस्टिंग स्टाफ की स्थिति या स्टेटस क्या है, यानी कितने नंबर ऑफ़ स्टाफ अवेलेबल है और उनमें क्या टैलेंट है या किन क्वालिटीज़ वाले व्यक्ति उनकी कंपनी में अवेलेबल है। तीसरे नंबर पे जो काम किया जाता है, जब ये असेसमेंट हो जाता है तो थर्ड नंबर पे ये देखा जाता है कि अब कितने
व्यक्तियों को रिक्रूट करना है, यानी ये तो हमने देख लिया कि कितने व्यक्ति अवेलेबल हैं और कितनों का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो थर्ड स्टेप पे जाके डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट किया जाता है, यानी जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा वो इंटरनल सोर्सेज से किया जाएगा या एक्सटर्नल सोर्सेज से किया जाएगा। रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल का मतलब होता है कि जो कंपनी में पहले से कार्यरत व्यक्ति हैं उनको प्रमोट करके उनसे रिक्त पदों को भर लिया जाए, या फिर फ्रेश सोर्सेज यानी कि जो है एक्सटर्नल सोर्सेज से एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया जाए। तो इस तरीके से भर्ती में ये तीन कार्य रिक्वायर्ड होते हैं: जॉब एनालिसिस, असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके बाद में जो विक्रय प्रबंधक है उसको सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट की एक्टिविटी करनी होती है। सिलेक्शन के लिए विक्रय प्रबंधक को कुछ कार्य करने होते हैं, जैसे कि उसको सिलेक्शन स्टैंडर्ड डिसाइड करना होता है, क्वालिफ़िकेशंस डिसाइड करनी होती है, इंटरव्यू कंडक्ट करने होते हैं, सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट को देखना होता है और एम्प्लॉयमेंट की टर्म एंड कंडीशंस को डिटरमाइन करना होता है। तो ये सारे प्रोसीजर उसको सिलेक्शन के लिए करने होते हैं, बिकॉज सिलेक्शन जो होता है वो एक एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक वो जिनको जॉब ऑफ़र करनी है और दूसरे वो जिनको की जॉब ऑफ़र नहीं करनी है। तो इसलिए इसको छटाई की प्रक्रिया भी कहते हैं। और छटाई की इस प्रक्रिया में जो विक्रय प्रबंधक होता है उसको सेल्स स्टैंडर्ड डिसाइड करने पड़ते हैं, क्वालिफ़िकेशन के बारे में डिसीजन करना होता है और इंटरव्यू कंडक्ट करने होते हैं। इसी के साथ साथ उसे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लेने पड़ते हैं और इसके बाद उसे सूटेबिलिटी को डिसाइड करना होता है कि क्या इन सब के बाद में जो व्यक्ति हमने सेलेक्ट किया है फिर भी वो कार्य के उपयुक्त है या नहीं है। और जब फाइनल स्टेज पे आते हैं उसके बाद में जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म एंड कंडीशंस है उनको भी डिटरमाइन किया जाता है। तो ये सारा के सारा प्रोसीजर सिलेक्शन में इंक्लूडेड होता है और इसके बाद में सिलेक्टेड एम्प्लॉय को अपॉइंट कर दिया जाता है, प्लेस किया जाता है और प्लेस करते समय यह देखा जाता है कि जो काम है वो व्यक्ति के अनुसार हो और जो व्यक्ति है वो काम के अनुसार हो। सो राइट मैन एट द राइट प्लेस और मैन अकॉर्डिंग जॉब एंड जॉब अकॉर्डिंग मैन को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरीके से सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट का काम जो है विक्रय प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। जो थर्ड एक्टिविटी सेल्स मैनेजर परफॉर्म करता है वो होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, यानी जो प्रशिक्षण होता है यह वह कार्य होता है जिससे कर्मचारी को किसी विशेष कार्य को करने के लिए उसके ज्ञान और चातुर्य में वृद्धि की जाती है। तो ये कहेंगे कि वह कार्य जिससे व्यक्ति के ज्ञान और चातुर्य में वृद्धि की जाती है उसको हम प्रशिक्षण कहते हैं, जिससे कि वह पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो है उसमें एबिलिटी डेवलप हो जाए। सेल्स स्टाफ को कंपनी की पॉलिसीज़, कंज्यूमर बिहेवियर, सेल्स प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है। कंपनी की हिस्ट्री, डिफरेंट प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जानकारी भी दी जाती है। तो विक्रय प्रबंधक का एक काम होता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। थ्रू ट्रेनिंग वो अपने स्टाफ को ओरिएंटेट करता है या सेल्स रिलेटेड जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में उसको बताता है या उसके अंदर जो है एफिशिएंसी को डेवलप करता है। तो इसलिए कहेंगे कि जो ट्रेनिंग होता है यह वह कोई विशेष कार्य होता है जिसके द्वारा कर्मचारियों के विशेष ज्ञान और चातुर्य में वृद्धि की जाती है और यह विशेष ज्ञान और चातुर्य विक्रय से संबंधित होता है। तो किस तरीके से सेल्स करना है, किस तरह से कस्टमर्स को कन्विंस करना है, उसके लिए उनको प्रोडक्ट्स की डिटेल बताई जाती है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी जाती है, साथ साथ सर्विसेज की नॉलेज दी जाती है, कंपनी की पॉलिसीज़ बताई जाती है, कंपनी का क्या इतिहास रहा है इसके बारे में बताया जाता है। द नेक्स्ट फंक्शन इज असाइनिंग, या बोलेंगे कि कार्यों का वितरण करना। तो जो विक्रय प्रबंधक है उसको विक्रेताओं को कार्यक्षेत्र में भेजने से पहले उनके कार्यों का निर्धारण भी करना होता है, यानी सेल्समैन को अदर देन सेल्स एक्टिविटीज़ भी असाइन की जा सकती हैं, जैसे कि उधार वसूल करना, इसके अलावा ओल्ड कस्टमर्स को कांटेक्ट करना, मार्केट रिसर्च करना, ये सारे काम भी बताए जा सकते हैं। तो ट्रेनिंग के बाद में जो काम होता है वो असाइनिंग होता है, या कहेंगे कि ट्रेनिंग के साथ साथ जो विक्रय प्रबंधक है उसको कार्य वितरण का काम भी करना होता है। और कार्य वितरण में जो मेन फंक्शन है वो सेल्स तो है ही, इसके साथ साथ अदर दैन सेल्स एक्टिविटीज़ जैसे कि कस्टमर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करना, फंड्स रियलाइज करना और मार्केट रिसर्च करना, ये सारे काम भी असाइन किए जाते हैं। तो इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो सेल्स मैनेजर है उसका नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है। सेल्स मैनेजर का नेक्स्ट फंक्शन होता है इक्विपिंग
इक्विपिंग का मतलब होता है साज सज्जा, यानी कि एक विक्रय प्रबंधक अपने विक्रयकर्ताओं को या अपने सेल्स स्टाफ को फील्ड में भेजने से पहले वेल इक्विप्ड करता है, जिससे कि वो इफ़ेक्टिवली सेल कर सके, अपने काम को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सके। सेलिंग एक ऐसा काम होता है जिसमें कस्टमर को कन्विंस करना होता है, और कस्टमर को कन्विंस करने के लिए जिन भी चीज़ों की या जिन भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे मटेरियल वो है अपने सेल्समैन को इक्विप करके सेल्स फील्ड या टेरिटरी में भेजता है। इसी काम को हम इक्विपिंग के नाम से जानते हैं। दिस इज अ फंक्शन इन विच सेल्समैन आर प्रोवाइडेड विद नेसेसरी मटीरियल्स बिफोर दे लीव फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। इक्विपिंग मटीरियल included sample products, catalogs, charts, diagram, order forms, picture book, introduction letter एंड नेसेसरी टूल्स एट्सेट्रा। ये सारे जो मटेरियल हैं ये सारे जो सामान होते हैं, ये एक विक्रयकर्ता को प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि वह अपने काम को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सके। द नेक्स्ट इज रूटिंग। रूटिंग को मार्ग निर्धारण कहते हैं। तो विक्रय प्रबंधक विक्रेताओं का रूट डिसाइड करता है। यह रूट एक मैप या लिस्ट के थ्रू डिसाइड किया जाता है, जिससे कि हर एक टेरिटरी के सभी सेगमेंट यानी खंडों को कवर किया जा सके। रूटिंग हेल्प्स अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। जब मार्ग निर्धारित कर दिया जाता है तो उससे ओवरलैपिंग भी रुक जाती है, और साथ ही साथ कोई भी जो खंड है या सेगमेंट है वह विक्रय करने से नहीं छूटता है। तो इस तरीके से रूटिंग का उद्देश्य ये होता है कि सभी कार्यों को इफ़ेक्टिवली कर दिया जाए, कोई भी सेगमेंट छूटे नहीं और कोई भी सेगमेंट जो है ओवर फोकस्ड नहीं हो, और एक विक्रय क्षेत्र में आने वाले सभी कस्टमर्स को अप्रोच किया जा सके और उन तक पहुंचा जा सके। तो यह रूटिंग का उद्देश्य होता है और यह कार्य विक्रय प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। द नेक्स्ट इज फिक्सिंग द सेल्स कोटाज। जो सेल्स कोटाज होते हैं वो एक तरीके के प्रमाप होते हैं या स्टैंडर्ड होते हैं या टारगेट होते हैं, जो कि यह डिसाइड करते हैं कि एक निश्चित अवधि में एक विक्रेता को इतना कार्य करना है। अब सेल्स कोटा जो है सेलिंग वॉल्यूम के रूप में हो सकता है, या सेलिंग जो है बोलेंगे कि इनकम के रूप में हो सकता है, या रुपयों में भी इसको डिसाइड किया जा सकता है, या ये भी डिसाइड किया जा सकता है कि कितनी इकाइयाँ बेचनी है। तो जो सेल्स कोटा होते हैं वो कई फॉर्म्स में डिसाइड किया जा सकता है, बट जो बेसिकली सेलिंग कोटा होता है उसका मतलब यही होता है कि वो एक परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड होते हैं जिनको कि एक सेल्समैन को फॉलो करना होता है। सेल्स मैनेजर फिक्सेस द सेल्स कोटाज फॉर ईच सेल्समैन। इट इज़ अ परफॉर्मेंस गोल असाइंड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। या रुपयों में या प्रोडक्ट यूनिट्स में या सेलिंग एक्टिविटीज़ के फॉर्म में हो सकता है। तो इस तरीके से जो सेल्स मैनेजर है उसको सेल्स फोर्स से रिलेटेड ये सब काम करने होते हैं। इसके अलावा भी उसे कुछ काम करने होते हैं जो कि इस तरह है। उसमें है सबसे पहला सुपरवाइजिंग, यानी इसके अलावा जो हमने काम पढ़े इसके अलावा उसे सुपरविज़न का काम भी करना होता है, क्योंकि जो विक्रय प्रबंधक है उससे ना केवल वर्क असाइनमेंट करना होता है बल्कि ये भी देखना होता है कि विक्रयकर्ता अपने काम को इफ़ेक्टिवली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सुपरविजन से यह ज्ञात हो जाता है कि विक्रय कार्य निर्धारित लक्ष्यों, नीतियों और विक्रय कोटा के अनुसार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस विद सेल्समैन किया जा सकता है, पीरियडिकल रिपोर्ट्स ली जा सकती हैं, और इसके अलावा जो है उनके साथ में टाइम टू टाइम कांटेक्ट किया जाता है और पीरियडिकली मीटिंग्स होती हैं। इस तरीके से उनके कार्यों का सुपरविज़न किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है कि जो निर्धारित किया गया था उसी के अनुसार प्रॉपरली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है रेम्यूनरेटिंग, जिसको पारिश्रमिक भी कहते हैं। तो सेल्स मैनेजर मेक्स कंपनसेशन और रेम्यूनरेशन प्लान्स। सेल्स मैनेजर पेमेंट मेथड डिसाइड करता है, जैसे कि स्ट्रेट सैलरी प्लान होगा या स्ट्रेट कमीशन प्लान होगा या सैलरी प्लस कमीशन प्लान होगा या कमीशन प्लस अप्रूव्ड एक्सपेंसेस प्लान होगा। इनमें से किसी भी प्लान को अडेप्ट किया जा सकता है। तो विक्रय प्रबंधक का एक काम यह होता है कि वह अपने स्टाफ के लिए रेम्यूनरेशन की पॉलिसी और मेथड और टेक्निक्स और पैटर्न को डिसाइड करता है कि जो कॉम्पनसेशन है वो किस तरीके से किया जाएगा। स्ट्रेट सैलरी दी जाएगी या उसके साथ कमीशन भी दिया जाएगा, या जो है उसके साथ में कुछ खर्चों को अप्रूव्ड किया जाएगा। कई सारे पैटर्न होते हैं, तो इनमें से किस पैटर्न को अडॉप्ट किया जाएगा इसका डिटर्मिनेशन सेल्स मैनेजर के द्वारा किया जाता है। द नेक्स्ट फंक्शन इज डायरेक्टिंग।
It is an important function of sales manager. Sales manager provides leadership by inspiring people to grow and develop. कि विक्रय प्रबंधक अपने कर्मचारियों को एक अच्छे नेतृत्व के द्वारा उनका डायरेक्शन करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। निर्देशन के द्वारा विक्रय शक्ति के मनोबल को बनाए रखा जा सकता है और विक्रेताओं को संस्था के नियमों, अनुदेशों और नीतियों में होने वाले परिवर्तनों से अवगत कराया जा सकता है। इस तरह जो निर्देशन होता है वो एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। इसी के द्वारा जो है विक्रेता हैं वो ये जान पाते हैं कि उन्हें किस तरीके से कामों को करना है और विक्रेताओं को संस्था के सारे इंस्ट्रक्शंस के बारे में, नीतियों के बारे में और जो भी अपडेट है उनके बारे में बताया जाता है। द नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस। इवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब यह होता है कि उनके कार्यों का मूल्यांकन करना जो विक्रयकर्ताओं के द्वारा एक सर्टेन पीरियड में किए गए हैं। और इवोल्यूशन करने से ये फ़ायदा होता है कि यह पता चलता है कि कहाँ पर एम्प्लॉयज़ के कामों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या कहाँ पर क्या कमियां हैं, इसको जाना जा सकता है। तो इवोल्यूशन से ये पता चलता है कि कहाँ करेक्शंस एंड इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। इसके लिए जो है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं, फिर उनको मेज़र किया जाता है, यानी उनका मापन किया जाता है और इवैल्यूएट किया जाता है एंड देन करेक्टिव एक्शन लेके फॉलो अप किया जाता है। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को जो है एवैल्यूएट किया जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट करना, कि विक्रय प्रबंधक को अपने कर्मचारियों के साथ में रेगुलर बेस पे कम्युनिकेशन भी करना होता है। विक्रय प्रबंधक का कार्य अपने विभाग के सभी अनुभागों, विक्रयकर्ताओं, विक्रय निरीक्षकों के साथ संचार व्यवस्था बनाए रखना होता है। इसके अलावा वह कस्टमर्स, मध्यस्थों, प्रतिद्वंदियों और संचार माध्यमों आदि के साथ भी कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का काम करता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ सेल्स मैनेजर। द नेक्स्ट इज इस्टेब्लिशिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशंस, यानी आंतरिक और बाह्य संबंधों की स्थापना करना। कि एक विक्रय प्रबंधक वैक्यूम में काम नहीं करता है, बल्कि वह सबसे ज़्यादा गतिशील या डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्किंग होता है। तो इसलिए उसे आंतरिक और बाहरी वातावरण के घटकों के साथ में या आंतरिक और बाहरी जो फैक्टर्स हैं उनके साथ में एक हार्मोनी और एक रिलेशंस को मेंटेन करना होता है, बल्कि अच्छे संबंधों की स्थापना करनी होती है। तो एक विक्रय प्रबंधक को प्रबंध एवं कर्मचारियों के बीच में अच्छे रिलेशन तो बनाने ही होते हैं। इसके अलावा उसे कंपनी, सप्लायर्स, कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में भी अच्छे संबंध बनाकर सेल्स प्लान को इम्प्लीमेंट करने में उनका कंट्रीब्यूशन या उनका कोऑपरेशन अचीव करना होता है। तो इस तरीके से एक जो सेल्स मैनेजर होता है, जहाँ पे उसे कुछ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है, वहीं पे उसे कुछ सेल्स फोर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करना होता है, जिनके बारे में हमने पढ़ा कि एक सेल्स मैनेजर को अपने सेल्स स्टाफ के से संबंधित इन कार्यों को करना होता है। उनकी भर्ती करना, उनका चयन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनके कार्यों का वितरण करना और फील्ड में भेजने से पहले उनको ज़रूरी सामान इक्विप करना, यानी इक्विपिंग करना, रूटिंग करना, फिक्सिंग द सेल्स कोटाज एंड सुपरवाइजिंग, रेम्यूनरेटिंग। सुपरवाइजिंग मतलब निरीक्षण करना, रेम्यूनरेटिंग मतलब उनके पारिश्रमिक का निर्धारण करना, डायरेक्टिंग यानी निर्देशन देना और उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, कम्युनिकेटिंग करना, एस्टैब्लिशिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशन। ये सारे कार्य एक विक्रय प्रबंधक को विक्रय प्रबंध को इफ़ेक्टिवली करने के लिए करने होते हैं। पर इसके अलावा भी विक्रय प्रबंधक को कुछ और कार्य करने होते हैं, जिनको कि हम थर्ड कैटेगरी, जिसका कि टाइटल है अदर मिसलेनियस फंक्शंस, में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।